जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत आज की पहली बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस का किसानों को कर्ज माफी का वादा अपने घोषणा पत्र में सम्मिलित होता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां दीपक बैज ने कहा कि बीजेपी ने अंडाड़ी और अंबानी का लोन माफ किया। बृजमोहन ने इस पर कहा कि भूपेश केवल घोषणावीर, हम 75,000 रुपए में मकान देंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और भाजपा प्रत्याशियों की तस्वीरें लगभग साफ हो चुकी हैं और अब दोनों ही पार्टियां घोषणा पत्र को लेकर आमने सामने हैं। कांग्रेस जहां अभी तक किसानों की कर्ज माफी सहित कुल 4 प्रमुख घोषणाएं कर चुकी है, तो वहीं भाजपा ने भी गरीबों को 75,000 रुपए में आवास और पीएससी घोटाले की जांच के वायदे किए हैं। 2018 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी के लिए उनका घोषणा पत्र ही गेम चेंजर साबित हुआ था और ऐसे में इस बार दोनों ही पार्टियां इस पर जोर लगा रही हैं। घोषणाओं को लेकर मुख्यमंत्री बघेल ने भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा था कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, इन्होंने अब तक कोई घोषणा नहीं की है। वहीं भाजपा ने कर्ज माफी घोषणा पर भूपेश को घोषणावीर बताया है। छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में अब कोहरे की घनी चादर होती हुई दिखाई दे रही है। सुबह शाम गुलाबी ठंड का एहसास बढ़ने लगा है। तापमान में और गिरावट की संभावना है। कोरिया में न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ में हल्की ठंड की शुरुआत हो चुकी है। न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट भी रिकॉर्ड हो रही है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक आने वाले 24 घंटे में प्रदेश के अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है, लेकिन न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री तक की गिरावट संभावित है। रविवार को प्रदेश के कई शहरों में तापमान 31 से लेकर 33 डिग्री के बीच रहा। सबसे अधिक तापमान 32 डिग्री रायगढ़ में दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान 14.8 डिग्री सेल्सियस कोरिया में दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक नवंबर से ठंड का असर अब तेज हो जाएगा। रायपुर सहित राज्य के ज़्यादातर इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे गिर चुका है। इससे हवा में नमी बढ़ गई है और इसके असर की वजह से राजधानी सहित कई जिलों में सुबह कहीं हल्की ठंड तो कहीं घना कोहरा छाने लगा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नॉमिनेशन कार्यक्रम में प्रियंका गांधी वाड्रा शामिल होने वाली है, जहां शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में कांग्रेस नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर लेने के बाद अब नामांकन प्रक्रिया तेज हो गई है। पहले चरण में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया अभी अंतिम चरण में है। दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों में शांतिपूर्ण तरीके से नामांकन दाखिल किए जा रहे हैं, जबकि हाई प्रोफाइल सीटों पर केंद्रीय स्तर के नेता खुद पहुंच रहे हैं। खबर है कि प्रियंका गांधी 30 अक्टूबर को दुर्ग पहुंचने वाली हैं। यहां वह सीएम बघेल के नॉमिनेशन कार्यक्रम में शामिल होंगी। प्रियंका गांधी संभवतः यहां जनसभा को भी संबोधित कर सकती हैं। जानकारी के अनुसार कांग्रेस नेत्री दुर्ग जिले के 6 कांग्रेस प्रत्याशियों के नामांकन रैली में शामिल होने वाली हैं। इसके पहले पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह और अरुण साव के नामांकन के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा समेत प्रदेश प्रवास पर थे, तो वहीं अब कांग्रेस भी अपने शीर्ष नेताओं की मौजूदगी के साथ शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में जुट गई है। पहले चरण के लिए 294 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल कर लिया है और ऐसे में 40,78,000 से अधिक वोटर्स इनकी किस्मत तय करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण के लिए 20 विधानसभा क्षेत्रों के नामांकन जमा करने का लास्ट डेट था। आखिरी दिन में तकरीबन 254 नामांकन पत्र दाखिल कर दिए गए। इस प्रकार पहले चरण के चुनाव के लिए कुल 294 उम्मीदवारों ने 455 नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। 21 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की समीक्षा हो चुकी है। इसके बाद प्रत्याशी 23 अक्टूबर को अपना नाम वापस ले सकते हैं। इसकी भी डेट जारी कर दी गई थी। प्रथम चरण के 20 विधानसभाओं में कुल मतदाताओं की संख्या 40,78,681 है। इनमें से 19,93,000 पुरुष जबकि 20,84,000 महिलाएं शामिल हैं। चुनाव आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र में 33, कवर्धा में 29, पंडरिया में 20, जबकि भानु प्रतापपुर में 15, जगदलपुर और दंतेवाड़ा में 14, इसके अलावा डोंगरगढ़, डोंगरगांव और अंतागढ़ में 12-12, खैरागढ़ और कोंडागांव में 11, जबकि कोंटा में 10, चित्रकोट में 9 और इसके अलावा बीजापुर में 10, खुज्जी में 8, जबकि कांकेर और केसकाल में 7, जबकि मोहला मानपुर में 6 नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं।
महादेव ऐप की 41 करोड़ की संपत्ति अटैच कर दी गई है और अब आरोपियों की गिरफ्तारी पर ईडी जोर लगाने वाली है। दुबई से संचालित महादेव ऐप के संचालकों को भारत आना पड़ेगा। ईडी ने 41 करोड़ की संपत्ति को अटैच करा दिया है और अब कोर्ट की समन के माध्यम से महादेव ऐप के संचालक सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल गिरफ्तार करेंगे। जानकारी के मुताबिक सट्टा का बादशाह सौरभ चंद्राकर पाकिस्तान में खेलो यार ऐप विकसित कर गैंगस्टर के भाई से हाथ मिलाकर संचालित कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक सौरभ चंद्राकर अपने भाई गीतेश चंद्राकर और पूरे परिवार अपने के साथ दुबई में शिफ्ट हो चुका है। इसके बिजनेस का साथी रवि उप्पल भी अपने भाई रोहित उप्पल को लेकर उसी के साथ काम कर रहा है। ईडी के मुताबिक सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल मिलकर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत अन्य राज्यों में सिंडिकेट बनाकर महादेव ऐप चला रहा था। 6000 करोड़ के घपला का खुलासा भी किया गया है। कोर्ट ने केस स्वीकार करने के बाद ईडी महादेव ऐप के संचालकों की गिरफ्तारी करेगी। विदेश में बैठकर सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल को रेड कॉर्नर नोटिस के जरिए गिरफ्तार करके भारत लाया जाएगा। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े रावण का दहन होने वाला है, जहां रायपुर के WRS कॉलोनी मैदान में 110 फीट पुतला दहन होने वाला है। बंगाल से आतिशबाज भी बुला लिए गए हैं। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े रावण रायपुर में तैयार कर लिए गए हैं। WRS कॉलोनी मैदान में 110 फीट के रावण का दहन होगा। प्रदेश में इतनी ऊंचाई का ये इकलौता रावण पुतला होता है। हर साल इस दशहरे पर बड़ा आयोजन किया जाता है। 20 से 25 हजार लोग यहाँ जुटते हैं। आयोजन को लेकर तैयारियों का आखिरी दौर संपन्न हो चुका है। सार्वजनिक दशहरा उत्सव समिति और नेशनल क्लब की संयुक्त टीम इसका आयोजन करती है। समिति के अध्यक्ष रायपुर मेयर एजाज ढेबर ने बताया है कि मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में मुख्य आतिथ्य के तौर पर शामिल होंगे। अन्य कांग्रेसी नेता भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। आचार संहिता की वजह से ऐसे कार्यक्रमों पर जिला प्रशासन की भी नजर होगी, जहां रायपुर कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने साफ कहा है कि रायपुर में दशहरा आयोजन सरकारी खर्च पर नहीं होंगे। अगर ऐसे कार्यक्रमों में जाकर कोई उम्मीदवार चुनाव प्रचार करेगा तो आयोजन का संपूर्ण खर्च उस प्रत्याशी के हिस्से में जुड़ जाएगा। 1,76,000 बच्चों ने पोस्ट कार्ड लिख करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। साइकिल रैली के माध्यम से इन्होंने मतदाता जागरूकता का संदेश भी जारी किया। बिलासपुर में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए विशाल स्वीप साइकिल रैली का आयोजन किया गया। साथ ही इस प्रकार का आयोजन इन दिनों पूरे छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है, जिसमें कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अवनीश शरण और SP संतोष कुमार सिंह समेत कई अधिकारियों ने साइकिल चलाई। वहीं जिला प्रशासन ने मेहंदी और पोस्ट कार्ड लेखन प्रतियोगिता के लिए सबसे बड़े वोटर अभियान के रूप में गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के रूप में इसका नाम दर्ज किया। दरअसल बीते दिन मतदाता जागरूकता संदेश देने के लिए जिला प्रशासन ने साइकिल रैली आयोजित की थी, जिसे कलेक्टर व SP ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने खुद साइकिल चलाकर रैली का नेतृत्व किया और युवाओं का हौसला भी बढ़ाया। रैली अरपा रिवर व्यू से शुरू होकर सिम्स चौक लखीराम अग्रवाल ऑडिटोरियम में खत्म हुई। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी की चौथी लिस्ट जारी कर दी गई है, जहां रायपुर उत्तर से सिंधी समाज के विजय गुरुबख्शणी को टिकट दिया गया है, जबकि सूची में कुल 12 प्रत्याशियों के नाम यहां पर तय किए गए हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी ने छत्तीसगढ़ के लिए अपनी चौथी लिस्ट की घोषणा कर दी है, जिसमें 12 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा है। रायपुर उत्तर से अब आम आदमी पार्टी ने सिंधी समाज के विजय गुरुबख्शणी को टिकट दिया है। आरंग से परमानंद जांगड़े, रायगढ़ से गोपाल बापुरिया, इसके अलावा खल्लारी से नीलम ध्रुव और साथ ही बलौदाबाजार से संतोष यदू को अपना प्रत्याशी नियुक्त किया गया है। इसके पहले आम आदमी पार्टी ने तीसरी सूची जारी कर 33 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया था। अब तक आम आदमी पार्टी ने 90 विधानसभा सीटों में से 46 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। नेशनल स्पोर्ट्स को लेकर खबर, जहां छत्तीसगढ़ के मल्लखंब खिलाड़ी गोवा जाने वाले हैं, जहां राष्ट्रीय खेलों में सम्मिलित होने वाले हैं। पणजी गोवा में 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन 26 से 28 अक्टूबर तक होगा और इसी तारतम्य में छत्तीसगढ़ के मल्लखंब महिला पुरुष खिलाड़ियों का सिलेक्शन ट्रायल कर लिया गया है। उनको 20 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित करके प्रशिक्षित करने के पश्चात 24 अक्टूबर 2023 को 25 खिलाड़ी अधिकारी हवाई जहाज से गोवा जाएंगे। छत्तीसगढ़ के लिए ये गर्व की बात है कि राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता निदेशक के रूप में छत्तीसगढ़ मल्लखंब संघ के महासचिव डॉक्टर राजकुमार शर्मा का चयन हुआ है, जो पूरे प्रतियोगिता का संचालन कर रहे हैं। डॉक्टर शर्मा भारतीय खेल प्राधिकरण के भूतपूर्व चीफ कोच जिम्नास्टिक रहे हैं, जो कि बहुत अनुभव प्राप्त अधिकारी हैं। राष्ट्रीय खेल गोवा के लिए तकनीकी अधिकारी के रूप में प्रेमचंद शुक्ला का भी चयन किया गया है।
छत्तीसगढ़ में चावल घोटाले को लेकर के अब जांच ईडी में खुलासा किया गया है। मार्कफेड के पूर्व एमडी और राइस मिलर्स के घरों से अवैध कैश और दस्तावेज बरामद किए गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने हाल ही में मार्कफेड और साथ ही मार्कफेड के पूर्व एमडी छत्तीसगढ़ के कुछ राइस मिलर्स के ठिकानों पर कार्यवाही को लेकर खुलासा किया है। ईडी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा है कि 20 और 21 अक्टूबर को मार्कफेड के पूर्व एमडी छत्तीसगढ़ राइस मिलर्स के संगठन के कोषाध्यक्ष और कुछ सदस्यों, साथ ही जिला मार्केटिंग ऑफिसर और कुछ राइस मिलर्स के कस्टम मिलिंग से जुड़े हुए कुछ लोगों के घरों पर जांच की गई। प्रदेश में हुए चावल घोटाले से जुड़ी इस मामले में इस जांच में सर्चिंग के दौरान कई संदिग्ध दस्तावेज पाए गए, डिजिटल डिवाइस और 1 करोड़ 6 लाख रुपए कैश मिले हैं। ईडी ने इनकम टैक्स की शिकायत के आधार पर जांच शुरू की है। पहले बड़े आयकर छापों में विभाग को जानकारी मिली थी कि छत्तीसगढ़ के कुछ अधिकारी राइस मिलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मिलीभगत की है। मार्कफेड से जुड़े लोगों ने साजिश रची और करोड़ों की रिश्वत हासिल कर मिलर्स को फायदा पहुंचाया है। ईडी ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है कि धान की कस्टम मिलिंग के लिए सरकार ने 120 रुपए प्रति क्विंटल की दर के वजह से धान का भुगतान किया। छत्तीसगढ़ राज्य राइस मिलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी कोषाध्यक्ष रोशन चंद्राकर के साथ मार्कफेड के एमडी मनोज सोनी ने रिश्वत की रकम वसूलना शुरू कर दिया। 20 रुपए प्रति क्विंटल की दर के हिसाब से ये रिश्वत मिलर्स से ली गई। इस बात की जानकारी ईडी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से दी है। टीएस सिंहदेव ने 22 विधायकों के टिकट काटने को लेकर के कारण जाहिर किए, जहां उन्होंने बताया कि वो किस्सा बताया जब भूपेश संग इनकी स्थितियां अजीब हो गई थीं। दरअसल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सभी 90 सीटों पर प्रत्याशी आ चुके हैं। पिछली बार कांग्रेस का जन घोषणा पत्र तैयार करने वाले और इस समय छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री व अंबिकापुर के प्रत्याशी टीएस सिंहदेव ने खास बातचीत में बताया कि आखिरकार 22 विधायकों के टिकट को क्यों काटा गया। दरअसल बात करें तो यहाँ टिकट की घोषणा एक प्रक्रिया थी जो पहले हो चुकी है। पहले चरण के 20 सीटों पर चुनाव होने थे जो पहले प्राथमिकता थी। उनके साथ सीनियर्स यानी कि मंत्री और कुछ विधायक, इस तरह 30 प्रत्याशी मैदान में उतारे गए थे। दूसरी लिस्ट में 83 विधायकों को उतार दिया गया है। तीसरी लिस्ट में हमें और सर्वे करने की जरूरत पड़ी। जिन 7 सीटों को रोका गया वहां प्रत्याशियों की छवि के अलावा विकल्पों और सामाजिक समीकरणों को भी देखना था, लिहाजा वो सीटें रोकी गई और बाद में जारी कर दी गई। हमने तकरीबन 20% महिलाओं को टिकट दी है। यह बड़ा टारगेट था। लैंगिक समानता की दिशा में छत्तीसगढ़ का ये एक बड़ा कदम है। फिलहाल ये बातें इन्होंने टिकट काटने को लेकर जानकारी में साझा करी। प्रदेश की सियासत में एक और पार्टी की एंट्री होती नजर आ रही है, जहां छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना की जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी यहां चुनाव लड़ने के लिए अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर रही है। छत्तीसगढ़ की सियासत में एक और पार्टी की एंट्री हो गई है। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना की जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी भी अब इस बार चुनाव लड़ने वाली है। निर्वाचन आयोग ने इस पार्टी को मान्यता प्रदान कर दी है। इस पार्टी का चुनाव चिन्ह छड़ी है। एयरपोर्ट वीआईपी रोड फुंडहर से भाटा में पार्टी अध्यक्ष अमित बघेल ने सिर पर पगड़ी बांधकर चुनाव चिन्ह छड़ी को लेकर छत्तीसगढ़ियों के शोषण और गुलामी से मुक्ति दिलाने का वायदा किया। अमित बघेल ने बताया कि छत्तीसगढ़ में एक वास्तविक रजिस्टर्ड क्षेत्रीय दल की मांग काफी दिनों से उठ रही थी। लोग राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की रीति नीति से त्रस्त होकर छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना की ओर देख रहे थे। कुंवारे सेवकों ने मां गंगा की ज्योति कलश को उठाया। विसर्जन देखने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। श्रद्धालुओं ने नम आंखों से मां देवी को अपनी विदाई सौंपी है। दरअसल शारदीय नवरात्र के अंतिम दिन मां गंगा मैया के मंदिर के गर्भगृह में रखे जवारा कलश को सिर पर उठाकर शीतला तालाब पहुंचे, जहां शीतला माता की पूजा अर्चना के बाद इनका विसर्जन किया गया। विसर्जन यात्रा में देवी देवता भी शामिल हुए। यह अपने आप में एक अनोखी परंपरा है जो देश भर में गंगा मैया मंदिर में देखने को मिलती है। इस दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 930 पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। ज्योति कलश यात्रा को देखने के लिए बालोद जिले और आसपास के इलाकों से काफी लोग इकट्ठा हुए थे। पूरा नहर तट और पूरा सड़क श्रद्धालुओं की भीड़ से उमड़ा पड़ा था। मां गंगा मैया झलमला में जोत जवारा विसर्जन किया गया। कड़ी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के बीच मां गंगा मैया के गर्भगृह से जोत जवारा को कुंवारे लड़के सिर पर धारण कर निकले थे, जिसे वे लेकर बांधा तालाब पहुंचे, जहां इनका विसर्जन किया गया और इसे देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु और आसपास के ग्रामीण पहुंचे थे।
छत्तीसगढ़ में हमर राज पार्टी ने प्रत्याशियों की तीसरी सूची जारी कर दी है, जहां मुख्यमंत्री के सामने पार्टी अध्यक्ष रावटे खड़े होने वाले हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए हमर राज पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस सूची में 20 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। हमर राज पार्टी के कार्यकारिणी अध्यक्ष BS रावटे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले हैं। बता दें कि हमर राज पार्टी विधानसभा चुनाव में पहली बार कदम रख रही है और 90 विधानसभा सीटों में से 50 से 55 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर रही है। निर्वाचन कार्य में नियोजित अधिकारियों और कर्मचारियों को स्वास्थ्य चिकित्सा की सुविधा मिलने वाली है। दरअसल विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए निर्वाचन कार्य में नियोजित किए गए शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों को राज्य के समस्त शासकीय चिकित्सालयों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार राज्य के शासकीय अस्पतालों में आवश्यक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध नहीं होने के अलावा अथवा आपातकालीन स्थिति के लिए अधिकारी कर्मचारियों की राजधानी रायपुर में 4 तथा राज्य के बाहर 2 निजी अस्पतालों में अपना इलाज करा सकते हैं। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन 2023 को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के उद्देश्य से आयोग के निर्देश पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। निर्वाचन कार्य में आदेशित अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए राज्य के समस्त शासकीय अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही राज्य के विभिन्न निःशुल्क चिकित्सा सुविधा केंद्र में इस प्रकार की सुविधा मिलेगी। जिले के शासकीय चिकित्सालयों में उपलब्ध